नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे। आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तारीख थी 26 अक्टूबर 2024। भारत के ब्लू सिटी के नाम से मशहूर शहर जोधपुर में अनीता चौधरी नाम की एक महिला दोपहर करीब 2 बजे अपने ब्यूटी पार्लर सनशाइन से यह कहकर निकली कि मुझे कुछ काम निपटाना है और मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया 3 से 4 घंटे बीत गए और अनीता अपनी दुकान पर वापस नहीं लौटी। ब्यूटी पार्लर अनीता का ही था और उसने पहले कभी इतने लंबे समय तक इसे अकेला नहीं छोड़ा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, अनीता के ब्यूटी पार्लर के एक कर्मचारी ने अनीता के पति मनमोहन चौधरी को फोन करने का फैसला किया। कॉल के दौरान कर्मचारी ने मनमोहन को बताया कि अनीता ने उनसे कहा था कि वह थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं लौटी है। उसने यह भी बताया कि उसने अनीता को कई बार फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। इस बीच सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि 26 अक्टूबर को दोपहर करीब 2:30 बजे अनीता एक ऑटो रिक्शा में सवार होती हुई दिखाई दी। फुटेज से ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई उसे जबरन ऑटो में बैठा रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मर्जी से ऑटो में बैठी थी। ऑटो रिक्शा शहरों में आम बात है और छोटी दूरी के लिए परिवहन का एक लोकप्रिय साधन है। हालांकि उस समय ना तो मनमोहन चौधरी और ना ही ब्यूटी पार्लर के कर्मचारियों ने सीसीटीवी फुटेज देखी थी। नतीजतन मनमोहन ने अपनी पत्नी को खोजने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने अपने घर के आसपास के सभी लोगों से बात की, लेकिन 26 अक्टूबर की शाम तक उन्हें अनीता का कोई सुराग नहीं मिला। थक हार कर वह घर लौट आया और अपने बेटे को स्थिति के बारे में बताया। खबर सुनते ही उनका बेटा अपने पिता के पास पहुंचा, लेकिन इस समय पिता और बेटे के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मनमोहन पहले ही हर जगह उसे खोज चुका था। 26 अक्टूबर की पूरी रात बेचैनी भरी प्रतीक्षा में गुजरी। अनीता के परिवार में किसी को भी नींद नहीं आई। फिर 27 अक्टूबर आया। जैसे जैसे सुबह हुई, मनमोहन चौधरी और उनके बेटे अनीता के बारे में चिंतित होने लगे। कोई और विकल्प ना होने पर वे नजदीकी पुलिस स्टेशन गए और अनीता चौधरी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने उसका पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी। हालांकि अनीता का फोन अभी भी बंद था और उसने किसी को भी यह नहीं बताया था कि वह कहां जा रही है। इस वजह से 27 अक्टूबर को भी पुलिस को उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। दिन बीतते गए और जल्द ही 30 अक्टूबर 2024 हो गया। फिर भी अनीता का कोई पता नहीं चला। आखिरकार 31 अक्टूबर की सुबह पुलिस को वही सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी जिसका जिक्र पहले किया गया था। फुटेज में अनीता पीले रंग की सलवार कमीज पहने और हाथ में बैग लिए नजर आ रही थी। इसके बाद वह ऑटो रिक्शा में बैठ गई और चली गई। सौभाग्य से पुलिस ऑटो रिक्शा का नंबर नोट करने में कामयाब रही। इस जानकारी का उपयोग करके उन्होंने वाहन को ट्रैक किया और कुछ घंटों के प्रयास के बाद चालक का पता लगा लिया। पुलिस ने पहले ऑटो रिक्शा चालक को सीसीटीवी फुटेज दिखाई और फिर उससे पूछताछ की। हमें बताएं कि आपने 26 अक्टूबर को इस महिला को कहां छोड़ा था। पुलिस के सवाल का जवाब देने से पहले चालक कुछ सेकंड के लिए सोचता है और फिर जवाब देने से पहले विवरण याद करता है। वह पुलिस को बताता है कि महिला ने उसके ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले उससे पूछा था, भैया क्या तुम गंगाना जाओगे? गंगाना वास्तव में जोधपुर का एक छोटा सा गांव है और चूंकि यह उस स्थान के काफी करीब था जहां से चालक ने अनीता को उठाया था, इसलिए वह उसे वहां ले जाने के लिए तैयार हो गया। यह सुनकर पुलिस ने सबसे पहले अनीता चौधरी के परिवार से पूछा कि क्या वे गंगाना गांव में किसी को जानते हैं। अनीता के पति इस सवाल से अचंभित हो जाते हैं और कुछ सेकंड के लिए चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद मनमोहन चौधरी पुलिस को बताते हैं कि गंगाना गांव में फारूकी नाम का एक आदमी रहता है। पुलिस फिर पूछती है कि फारूकी कौन है। जवाब में मनमोहन चौधरी बताते हैं कि फारूकी वह आदमी है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के ठीक सामने स्थित स्टार ड्राई क्लीनर्स नामक दुकान का मालिक है। वह पुलिस को आगे बताते हैं कि फारूकी और अनीता एक दूसरे को करीब 20 से 21 सालों से जानते हैं, क्योंकि उनकी दुकानें इतने लंबे समय से एक ही जगह पर हैं। फारूकी के अलावा ना तो मनमोहन सिंह और ना ही उनके बेटे को गंगाना गांव में कोई और याद आ रहा था। इस जानकारी के आधार पर पुलिस तय करती है कि उन्हें फारूकी के घर जाना चाहिए। इसीलिए 31 अक्टूबर को रात होने से पहले जोधपुर पुलिस फारूकी के घर पहुंच जाती है। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि फारूकी खुद घर पर नहीं है, केवल उसकी पत्नी आबिदा परवीन ही मौजूद है। जब पुलिस फारूकी के ठिकाने के बारे में मुचीनी में पूछती है, तो आबिदा उन्हें बताती है कि वह पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं है। इसका मतलब है कि फारूकी 29 अक्टूबर से अपने घर से लापता था।
हालांकि पुलिस ने शुरू में फारूकी के साथ एक नियमित पूछताछ करने का इरादा किया था, लेकिन वे आबिदा से पूछताछ करना शुरू कर देते हैं क्योंकि वह वहां नहीं है। जवाब में आबिदा ने उन्हें बताया कि उसे नहीं पता कि उसका पति कहाँ है, लेकिन पुलिस हर चीज पर शक करने के सिद्धांत पर काम करती है। जैसा कि कहावत है, अपने पिता पर भी शक करो। कुछ ही मिनटों में अधिकारी आबिदा के चेहरे के भावों को नोटिस करते हैं और महसूस करते हैं कि वह कुछ छिपा रही है। आखिरकार उन्हें उससे और अधिक सख्ती से पूछताछ करनी पड़ती है और दबाव में आबिदा लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। वह जल्दी से सच बताने के लिए तैयार हो जाती है, एक खौफनाक कहानी का खुलासा करती है। आबिदा पुलिस को बताती है कि अनीता उनके घर के बाहर है, लेकिन यह बयान शुरू में उन्हें भ्रमित करता है। फिर आबिदा अधिकारियों को बाहर ले जाती है और जमीन की ओर इशारा करते हुए कहती है, यहां खुदाई करके खुद ही देख लें। यह सुनकर अधिकारी दंग रह जाते हैं, क्योंकि आबिदा ने अभी अभी इशारा किया था कि अनीता जमीन के नीचे दबी हुई है। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए पुलिस तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि अनीता का अपहरण हो गया है। बिना समय गवाए पुलिस जेसीबी मशीन मंगवाती है और अंधेरे की आड़ में फारूकी के घर के बाहर खुदाई शुरू होती है। धीरे धीरे मौके से सारी मिट्टी हटाई जा रही थी, जिससे गड्ढा और गहरा होता जा रहा था। लेकिन गंगाना गांव के लोगों और पुलिस की आंखें तब खुली की खुली रह गई जब गहरी खुदाई करने के बाद अनीता की लाश 6 टुकड़ों में मिली। दरअसल वहां 6 प्लास्टिक की थैलियां थीं, जिन्हें एक एक करके पुलिस ने खोला तो उसमें एक मानव शरीर के टुकड़े मिले। इसके अलावा एक थैले में कुछ कपड़े भी थे। जब यह कपड़े अनीता चौधरी के परिवार को दिखाए गए तो मनमोहन चौधरी ने तुरंत पहचान लिया कि यह कपड़े अनीता के हैं। यह देखकर अनीता का परिवार टूट गया, क्योंकि उसके शरीर की हालत वाकई भयानक थी। जिस विभत्स तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया, उससे गंगाना गांव में हड़कंप मच गया, क्योंकि 31 अक्टूबर से पहले वहां किसी ने भी ऐसा खौफनाक मंजर नहीं देखा था। लेकिन इसका मतलब यह भी था कि जिस अनीता चौधरी की तलाश पुलिस पिछले 5 दिन से कर रही थी, उसे फारूकी के घर के ठीक बाहर 10 फुट गहरे गड्ढे में दफना दिया गया था। उस रात पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से सभी 6 प्लास्टिक बैग पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल ले गई। अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हुए पुलिस ने आबिदा, मनमोहन सिंह और गंगाना के अन्य निवासियों से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने अपनी जांच के दौरान पाया कि फारूकी का पूरा नाम गुलामदन फारूकी है और वह गंगाना गांव में अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। हालांकि उसके कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि 23 अक्टूबर 2024 की सुबह उसने खुलेआम एक जेसीबी मशीन बुलाई और ऑपरेटर को अपने घर के ठीक बाहर एक गहरा गड्ढा खोदने का निर्देश दिया। फारूकी के आदेश का पालन करते हुए जेसीबी ऑपरेटर ने एक बड़ा चौड़ा गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इस बीच फारूकी के कुछ पड़ोसी अपने घरों के बाहर खड़े होकर खुदाई देख रहे थे। फारूकी के घर के बाहर इस गड्ढे की खुदाई दिन दहाड़े सबके सामने हो रही थी। कुछ देर बाद जब गड्ढा काफी गहरा हो गया तो फारूकी ने जेसीबी ऑपरेटर को काम बंद करने का निर्देश दिया। जब मापने वाले फीते से गड्ढे की गहराई मापी गई तो वह करीब 10 फीट गहरा निकला। खुदाई पूरी होने के बाद फारूकी ने ओनर ऑपरेटर को उसके काम के पैसे दिए और वह व्यक्ति अपनी जेसीबी मशीन लेकर चला गया। गड्ढा 23 अक्टूबर को खोदा गया था। उसके बाद 24 अक्टूबर को, फिर 25 को और जल्द ही 26 अक्टूबर आ गया। 3 दिन बीत गए, फिर भी गड्ढा फारूकी के घर के बाहर वैसा ही बना रहा। कई ग्रामीणों ने इसे देखा था और फारूकी ने किसी भी तरह से खुदाई को छिपाने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि गांव में किसी को नहीं पता था कि उसने गड्ढा क्यों खोदा था और ना ही किसी ने उससे पूछने की कोशिश की। लेकिन 26 अक्टूबर की रात को ग्रामीणों ने देखा कि फारूकी ने अचानक रात भर में गड्ढा भर दिया। तब भी ना तो ग्रामीणों और ना ही उसके पड़ोसियों ने उससे इस बारे में पूछा। हालांकि 31 अक्टूबर को जब पुलिस ने फारूकी की पत्नी आबिदा परवीन के बयान पर कार्रवाई करते हुए गड्ढे को फिर से खोला तो अंदर अनीता चौधरी का लापता शव मिला। इसके बाद पुलिस ने आबिदा को हिरासत में ले लिया, लेकिन फारूकी का अभी तक कोई पता नहीं चला। नतीजतन जोधपुर पुलिस की करीब 60 टीमें बनाई गईं, जिनमें से कुछ जोधपुर के बाहर राजस्थान के अन्य शहरों में फारूकी की तलाश कर रही थी। इसके अलावा कुछ टीमों ने उसे खोजने के प्रयास में गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में भी अपनी खोज का विस्तार किया। इसके अलावा पुलिस के सामने कई सवाल पहले से ही खड़े थे, जैसे कि अनीता की हत्या से 3 दिन पहले गड्ढा क्यों खोदा गया। सबसे बड़ा सवाल यह था कि संदिग्ध फारूकी और उसकी पत्नी आबिदा की अनीता चौधरी से क्या दुश्मनी थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि चूंकि फारूकी खुद फरार था, इसलिए पुलिस ने उसकी पत्नी आबिदा से कहानी सुनने का फैसला किया, जो उनकी हिरासत में थी।
आबिदा ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ सालों से फारूकी को अचानक जुए की लत लग गई थी। वह हर रात जुआ खेलने के लिए अपना काम भी बीच में ही छोड़कर जाने लगा था। इस वजह से फारूकी पर 12 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। जो करीब जिन लोगों से उसका पैसा उधार था, उन्होंने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए थे। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वह 12 लाख तो दूर 1 लाख रुपए भी नहीं जुटा पाया था। इसी दौरान उसकी नजर उसके ड्राई क्लीनिंग व्यवसाय के सामने वाली दुकान की मालकिन अनीता चौधरी पर पड़ी, जिसे वह सिस्टर भी कहता था। अनीता को चूड़ियां, लॉकेट, झुमके आदि सोने के गहने पहनने का शौक था। जब भी वह ब्यूटी पार्लर जाती तो अलग अलग तरह के गहने पहनती। यह देखकर फारूकी के मन में यह विचार आया कि अगर वह किसी तरह अनीता के गहने हासिल कर ले तो उन्हें बेचकर अपना कर्ज चुका सकता है। अनीता ने जो सोना पहना था वह इतना कीमती था कि उसे बेचकर फारूकी को करीब 20 लाख रुपए मिलते। इसलिए उसने फैसला किया कि अनीता के गहने लूटकर वह अपना कर्ज चुका सकता है। लेकिन फिर उसने सोचना शुरू कर दिया कि वह वास्तव में डकैती कैसे करेगा। उसने आखिरकार अपनी पत्नी आबिदा के साथ इस भयावह विचार को साझा किया और लालच से प्रेरित होकर वह भी साजिश का हिस्सा बन गई। उस दिन से दंपति ने अनीता चौधरी के गहने चुराने की योजना बनाना शुरू कर दिया। हालांकि इस समय तक उन्होंने उसे मारने की योजना नहीं बनाई थी। एक दिन फारूकी के दिमाग में एक विचार आया। अगर वे अनीता को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके गहने चुरा लेते हैं तो वह बाद में होश में आ सकती है और पुलिस को रिपोर्ट कर सकती है, जिससे वह और आबिदा दोनों जेल में चले जाएंगे। इसलिए उसने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया कि उन्हें अनीता को अपने घर पर फुसलाना होगा। एक बार जब वह वहां पहुंच जाती तो वे उसे नशीला पदार्थ खिला देते, उसके सारे गहने लूट लेते, उसे मार देते और उसके शव को दफना देते। उसके बाद फारूकी अनीता को अपने घर बुलाने का तरीका सोचने लगा। एक दिन उसने उससे कहा, बहन कृपया मेरे घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और तुम यहाँ दोपहर का भोजन भी कर सकती हो। 26 अक्टूबर को अनीता ऑटो रिक्शा से फारूकी के घर पहुंची। जब वह पहुंची तो फारूकी की पत्नी आबिदा ने उसे एक गिलास शरबत दिया। जैसे ही अनीता ने इसे पिया, वह बेहोश हो गई क्योंकि शरबत में नशीला पदार्थ मिलाया गया था। अनीता के बेहोश होने के बाद फारूकी तुरंत प्लास्टिक बैग और कुछ परफ्यूम खरीदने के लिए घर से निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने आबिदा को निर्देश दिया कि अगर अनीता को होश आ जाए तो वह चाकू से उसका गला काट दे। उसके बाद फारूकी पास की एक दुकान पर गया और कुछ मध्यम आकार के प्लास्टिक बैग खरीदे। फिर वह एक इत्र की दुकान पर जाता है और 10 से 12 बोतल खरीदता है। उसके बाद वह घर लौटता है और शाम को वह चिकन चाकू लेकर अनीता के शरीर के टुकड़े करना शुरू कर देता है। इस दौरान वह अनीता के शरीर को 6 टुकड़ों में काटता है और फिर प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग 6 अलग अलग प्लास्टिक की थैलियों में पैक करता है जो उसने दुकान से खरीदी थी। इसके बाद फारूकी अपने पूरे घर की सफाई करता है और रात होने का इंतजार करता है। जब सभी पड़ोसी सो जाते हैं तो वह धीरे धीरे और सावधानी से प्रत्येक प्लास्टिक की थैली को अपने घर के सामने खोदे गए गड्ढे में डाल देता है। हालांकि थैलियों को मिट्टी से ढकने से पहले फारूकी इत्र की कुछ बोतलें खोलता है और उन्हें प्लास्टिक की थैलियों पर डाल देता है। फारूकी जानता था कि अगर वह शरीर को ऐसे ही छोड़ देगा तो वह कुछ समय बाद सड़ना शुरू हो जाएगा और दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए उसने पहले से ही इत्र का इंतजाम कर रखा था। फिर धीरे धीरे उसने गड्ढे को मिट्टी से भर दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। और जब सुबह लोग उठे तो 10 फुट गहरा गड्ढा पूरी तरह भर चुका था। जबकि पुलिस को शक था कि अनीता चौधरी की हत्या पहले से ही योजनाबद्ध थी। दरअसल अनीता की हत्या से 3 दिन पहले, यानी 23 अक्टूबर को, फारूकी ने अपने घर के बाहर ही उसकी लाश को छिपाने के लिए गड्ढा खोद लिया था। हालांकि अगर उसने यह काम दिन के उजाले की बजाय रात में किया होता तो 23 अक्टूबर तक कई लोगों को उस पर शक हो सकता था। अब तक आबिदा ने पूरी कहानी बता दी थी और पुलिस का मानना था कि अनीता की हत्या के पीछे फारूकी का मुख्य मकसद उसके सोने के गहने चुराकर अपना कर्ज चुकाना था। इसके बाद पुलिस ने को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की कई टीमें फारूकी की तलाश में जुट गईं। इस दौरान पुलिस कई सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी और उनमें से एक में फारूकी को एक दुकान से कपड़े का थैला खरीदते हुए देखा गया। फिर 29 अक्टूबर 2024 के एक अन्य सीसीटीवी फुटेज में फारूकी को जोधपुर रेलवे स्टेशन की ओर स्कूटर चलाते हुए देखा गया। गौरतलब है कि यह वही दिन था जब फारूकी अपने घर से गायब हुआ था, इससे पहले कि पुलिस फारूकी को खोज पाती। मामले ने नया मोड़ तब ले लिया जब अनीता के पति मनमोहन सिंह ने पुलिस को कॉल रिकॉर्डिंग मुहैया कराई। इस रिकॉर्डिंग में अनीता की सहेली सुमन उससे बात कर रही थी और इसे सुनने के बाद पुलिस को शक हुआ कि हत्यारा तैयब अंसारी हो सकता है। कॉल में सुमन ने मनमोहन सिंह से कहा,
मुझे शक है कि तैयब अंसारी ने अनीता का अपहरण किया है। मुझे लगता है कि अनीता को कुछ पता था जिससे अंसारी की छवि खराब हो सकती थी और इसीलिए उसने उसे मरवा दिया। अंसारी प्रॉपर्टी डीलर था और उसके कई राजनीतिक हस्तियों से करीबी संबंध भी थे। इसके बावजूद पुलिस ने सुमन के शक के बाद अंसारी से पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस की एक टीम अंसारी के दफ्तर भी गई, जहां उन्होंने उसके लैपटॉप और फोन की जांच की। हालांकि उन्हें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे उसे अनीता की हत्या से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही अंसारी पर संदेह खत्म हो गया, लेकिन पुलिस अभी भी फारूकी पर कड़ी नजर रख रही थी। आखिरकार उसकी हरकतों पर नजर रखने के बाद पुलिस ने 7 नवंबर को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर फारूकी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने 603 मील का सफर तय कर फारूकी को मुंबई से जोधपुर के गंगाना गांव वापस लाया। इसके बाद उन्होंने फारूकी से कड़ी पूछताछ शुरू की, लेकिन वह बिना किसी डर के पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। शुरुआत में फारूकी ने पुलिस को बताया कि उसने किसी तरह अनीता को बहला फुसलाकर अपने घर बुलाया और उसे बेहोश करने के लिए कोई पेय पदार्थ पिलाया। इसके बाद उसने और उसकी पत्नी ने अनीता के सारे गहने उतार दिए और फिर उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए। हालांकि इस बयान के एक दिन बाद ही फारूकी ने अपनी कहानी बदल दी और दावा किया कि उसने अनीता को यह कहकर अपने घर बुलाया था कि वह उसे एक हाई प्रोफाइल आदमी से मिलवाएगा, जिससे उन दोनों को फायदा होगा। इसके बाद उसने अनीता को उस रात अपने घर पर रहने के लिए कहा। बाद में जब वे रात के खाने के लिए बैठे तो उसने चुपके से उसके खाने में एक शामक दवा की अधिक मात्रा मिला दी, जिससे वह पूरी तरह से बेहोश हो गई। अगली सुबह उसने अनीता को मारने के लिए हथौड़े से उसके सिर पर वार किया। फिर चिकन चाकू का उपयोग करके उसने उसके शरीर को 6 टुकड़ों में काट दिया। उसके बाद उसने अनीता के शरीर के अंगों को खुद ही जमीन में दफना दिया। इस तरह फारूकी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। यही वजह है कि उन्होंने अदालत से उस पर पॉलीग्राफ टेस्ट या झूठ डिटेक्टर टेस्ट कराने का अनुरोध किया। हालांकि पुलिस के अनुरोध का विरोध करते हुए फारूकी के बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह परीक्षण केवल उसके मुवक्किल की सहमति से ही किया जा सकता है और अगर वह इनकार करता है तो पुलिस उसे जबरन नहीं करा सकती। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 11 नवंबर 2024 को पुलिस एक बार फिर जांच के लिए फारूकी के घर गई। इस बार फर्क यह था कि फारूकी खुद उनके साथ मौजूद था। इस तलाशी के दौरान पुलिस को उसके घर से कुछ चौंकाने वाली चीजें मिली। उन्हें एक बड़ा चिकन चाकू, कुछ नींद की गोलियां और रसायनों के कई डिब्बे मिले। इन बक्सों की जांच करने पर पुलिस को शक हुआ कि फारूकी ने जमीन से खून साफ करने के लिए उन रसायनों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह था कि अनीता चौधरी का क्षत विक्षत शव मिलने के बाद उसके पति बेटे परिवार के अन्य सदस्यों और रिश्तेदारों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने 21 दिनों तक अनीता के शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि जोधपुर पुलिस सही जांच नहीं कर रही है, इसलिए वे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। जब पुलिस ने उनसे अपना विरोध खत्म करने को कहा तो उन्होंने यह कहते हुए विरोध खत्म करने से इनकार कर दिया कि पुलिस की मौजूदगी के बावजूद उनके परिवार के एक सदस्य की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इसलिए उन्होंने मांग की कि अनीता के बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए और परिवार को सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। शुरुआत में सरकार अनीता के परिवार की मांगों को स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन जब 21 दिनों तक अनीता के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया तो प्रशासन को उसके परिवार के साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ा। परिणाम स्वरूप 19 नवंबर 2024 को अनीता के शरीर के अंगों का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि आपको बता दें कि जिन 3 मांगों पर परिवार और प्रशासन सहमत हुए, उनमें हत्या मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश, अनीता के बेटे के लिए सरकारी नौकरी और एकादश लाख रुपए वित्तीय सहायता शामिल थी। लेकिन बाद में जब केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया तो सबसे पहले उन्होंने अभद्र प्रवीण को क्लीन चिट दे दी। हालांकि इसके बाद हुए खुलासे ने इस मामले को सुलझाया और अनसुलझा रखा। सीबीआई जांच में पाया गया कि 26 अक्टूबर को अनीता ने अपने गले में केवल एक पतली सोने की चैन पहनी हुई थी और कोई अन्य सोने का आभूषण नहीं पहना था। इसके पीछे का कारण क्या है, केवल अनीता ही जानती होगी। वह अपनी मौत से पहले रोजाना ढेर सारे आभूषण पहनती थी। इससे एक और सवाल खड़ा हुआ, अगर अनीता ने उस दिन ज्यादा आभूषण नहीं पहने थे तो फारूकी ने उसकी हत्या क्यों की? आखिर फारूकी ने अनीता की हत्या की योजना इसलिए बनाई थी क्योंकि उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए उसके सोने के गहने चाहिए थे। इससे मूल मकसद पर संदेह पैदा होता है, जिससे पता चलता है कि अनीता की हत्या सिर्फ सोने के गहनों के लिए नहीं हुई होगी। इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है।
इस मामले में अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं। शुरू में पुलिस को संदेह था कि फारूकी ने अनीता की हत्या उसके सोने के गहनों के लिए की थी, लेकिन जैसे जैसे मामला जटिल होता गया, इस सिद्धांत पर सवाल उठने लगे। फिर फरवरी 2025 में, ठीक एक महीने पहले, सीबीआई ने एक प्रयास प्रकाशित किया, जिसमें भारतीय न्याय अधिनियम 2013 की धारा 87 शामिल थी, जो जबरन शादी या अवैध शारीरिक संबंधों के लिए किसी महिला के अपहरण से संबंधित है। इससे पता चलता है कि हत्या का कोई गहरा मकसद हो सकता है, जो संभवतः व्यक्तिगत संबंधों या अन्य अज्ञात कारणों से संबंधित हो सकता है। हमने इस मामले के बारे में इंटरनेट से सभी उपलब्ध तथ्य प्रस्तुत किए हैं। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट में बताएं। मार्च 2025 तक सीबीआई की जांच अभी भी जारी है और हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। इस मामले पर कोई भी नया अपडेट आता है तो हम अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर करेंगे। तो इसके साथ ही अनीता चौधरी हत्याकांड का मामला यहीं खत्म हो जाता है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट में लिखें कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। हम आपका नाम अगली वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।